हेलो एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है इसे डेवलप किया था एलेक्स जेफरी ने। एलेक्स जेफरी ने वीएनटीआर के बेसिस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को डेवलप किया। वीएनटीआर का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जो कि हर एक पर्सन के अंदर मिलते हैं, लेकिन इनका जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है ये हर एक पर्सन के अंदर कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। तो जो स्पेसिफिक लेंथ होती है वीएनटीआर की, इसी के बेसिस पे एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को डेवलप किया। उसके बाद में हमने डिस्कस किया फिर किसके बारे में, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। देखिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है डीएनए की डिफरेंट फॉर्म्स। एंड ये जो डीएनए की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं ये अराइज होती है ड्यू टू म्यूटेशन। इवन जो हम बात कर रहे थे वीएनटीआर के बारे में, देखिए जो वीएनटीआर है, जैसे हमने डिस्कस किया कि वीएनटीआर की जो लेंथ है हर एक पर्सन के अंदर स्पेसिफिक होती है। ये किसकी वजह से आती है? म्यूटेशन की वजह से। देखिए जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है वो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है, इसका जो प्रोसीजर है, मतलब किस तरह से लैब के अंदर हम किसी पर्सन का डीएनए प्रोफाइल तैयार करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो प्रोसीजर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। प्रोसीजर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। प्रोसीजर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप आता है ये है सैंपल कलेक्शन। फर्स्ट स्टेप इज सैंपल कलेक्शन। जिस पर्सन का हमें डीएनए प्रोफाइल तैयार करना है उसका जो सैंपल है, जो डीएनए सैंपल है, उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो दो चीज़ें, या तो जिस पर्सन का आपको डीएनए प्रोफाइल तैयार करना है डायरेक्ट उसका सैंपल हम लेंगे, या मान लीजिए कहीं पे कोई क्राइम हुआ है तो जो क्राइम साइड है वहाँ पे जो फोरेंसिक की टीम है वो पहुँचती है एंड पूरा जो एरिया है उसको ठीक से वो सर्च करती है एंड वहाँ पे उनको जो भी सैंपल मिलता है उसको वो कलेक्ट करती है। ये जो सैंपल है, देखिए सैंपल हो सकता है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ब्लड, हेयर बेस, हेयर जो है बेस के साथ होना चाहिए। इसके अलावा सलाइवा, इवन बॉडी की कोई भी सेल हो सकती है। हमारी सारी सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट है एंड हर एक सेल के अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, सेम है। मतलब किसी भी सेल को लेके अगर हम डीएनए प्रोफाइल तैयार करेंगे तो बाकी की जो सेल है उनके डीएनए प्रोफाइल से भी क्या होगा, मैच होगा, क्योंकि हम लोग एक सिंगल सेल जाइगोट से बने हैं। जाइगोट के अंदर कई सारे माइटोसिस हुए, उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट हुआ है। तो जाइगोट के अंदर जो डीएनए था वही डीएनए हमारी बॉडी की हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सैंपल है वो बॉडी की कोई भी सेल हो सकती है। इवन कई बार तो ये भी होता है, जैसे मान लीजिए कि जो पर्सन है वो जल चुका है, मतलब बॉडी जो है पूरी जल चुकी है। तो इवन अगर पूरी बॉडी अगर बर्न भी हो चुकी है तो कई बार तो जो उसकी बोन्स होती हैं, बोन्स जो है वहाँ से डीएनए का सैंपल लिया जाता है, या जो टीथ है वहाँ से भी जो डीएनए है उसका सैंपल लिया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होती है। इवन आफ्टर डेथ भी जो पर्सन है उसका डीएनए प्रोफाइल हम तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो हमने क्या किया, सैंपल का कलेक्शन। अभी जो सैंपल हमने लिया है इसमें से हमें क्या लेना है एक्चुअल में, डीएनए। तो इसमें से हम निकालेंगे क्या, डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का आइसोलेशन करेंगे। देखिए सेल के अंदर से आपको क्या निकालना है, डीएनए निकालना है। तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसको ब्रेक करेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन है ये मेनली बनी होती है किसकी, लिपिड एंड प्रोटीन की। तो लिपिड को ब्रेक करने के लिए लाइपेज एंजाइम एंड प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम। हम क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स को यूज करते हैं लाइक लाइपेज, प्रोटीएज। ये जो एंजाइम है क्या करते हैं, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल, जो चिल्ड इथेनॉल होता है ये डीएनए के साथ में मिलकर बनाता है क्या, प्रेसिपिटेट। तो जो टेस्ट ट्यूब होगी उसके बेस पे एक तरह का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। वो जो प्रेसिपिटेट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो डीएनए है उसको आइसोलेट कर लेते हैं।
ये तो हो गया डीएनए का आइसोलेशन। अब ये जो डीएनए है इसी के बेसिस पे जो पर्सन का फिंगरप्रिंट है, डीएनए फिंगरप्रिंट एक्चुअल में, उसको हम तैयार करेंगे। देखिए जो डीएनए है एक्चुअल में, जो एलेक्स जेफरी थे उन्होंने जो टेक्निक को डेवलप किया है, उन्होंने किसको यूज़ किया था, वीएनटीआर को। तो हमारा जो डीएनए होता है, पहले तो हम इसमें से डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर क्या होता है, कई टाइप के वीएनटीआर मिलते हैं। अब आज के डेट में क्या है कि पहले से हम लोग फिक्स कर चुके हैं कि भाई कौन सा वाला जो वीएनटीआर है इसे हमें कट करके निकालना है। अच्छा, वीएनटीआर की खास बात क्या होती है कि इसके दोनों तरफ मिलती हैं रेस्ट्रिक्शन साइड, या जिसको बोल सकते हैं आप क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एंड कुछ स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। वो क्या करते हैं, वो उसी एरिया पे, उसी साइड पे कट लगाते हैं, एंड इस तरह से जो वीएनटीआर है वो कट होके आ जाएगा। तो देखिए होता क्या है, ये पहले से ही अब डिसाइडेड है कि कौन सा जो वीएनटीआर है उसे हमें कट करके निकालना है। एंड हमें ये भी पता है कि वो जो हमें वीएनटीआर निकालना है उसके दोनों तरफ कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। जैसे मान लीजिए आपके ये डीएनए है, जैसे ये डीएनए है, एंड इसमें मान लेते हैं ये रिपीटिशन मिल रहा है, ये रहा क्या, वीएनटीआर। एंड ये जो वीएनटीआर है इसके दोनों तरफ प्रेजेंट है क्या, रेस्ट्रिक्शन साइड। ये मान लेते हैं ये रहा रेस्ट्रिक्शन साइड या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और इधर ये है रेस्ट्रिक्शन साइड या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये जो रेस्ट्रिक्शन साइड है, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इनको रिकॉग्नाइज करता है कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो हमने पहले से फिक्स कर लिया कि भाई इस वाले वीएनटीआर को, इस वाले रिपीटिशन को हमें कट करके निकालना है। हमें यही पता है कि दोनों तरफ जो रेस्ट्रिक्शन साइड है यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस है। हमें ये भी पता है कि कौन सा जो एंजाइम है, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस स्पेसिफिक साइड को ही रिकॉग्नाइज करके कट करता है। तो हम क्या करते हैं, जो ये डीएनए था इस डीएनए में हम ऐड करते हैं वो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि यहाँ पे ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इनको रिकॉग्नाइज करेगा एंड कट लगाएगा। लेकिन देखिए होता क्या है, जो डीएनए है, डीएनए के अंदर तो वो जो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो भी कई जगह मिलता है। जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, वो वीएनटीआर को रिकॉग्नाइज नहीं करता। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो तो देखता है किसको, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। उसको तो जहाँ पे भी वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलती है या वो जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट मिलती है, वहाँ पे क्या कर देगा, वो कट लगा देगा। तो इस तरह से क्या होता है, जब हम एंजाइम को यूज़ करते हैं तो जो हमारा जीनोम है या जो हमारा डीएनए है उसमें ये कई सारे कट लगाता है, एंड जो डीएनए है उसके कई सारे फ्रेगमेंट बन जाते हैं। तो डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में क्या करते हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन ऑफ डीएनए। डाइजेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो जो डीएनए है इसको हम क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मतलब मान के चलो, जैसे मान लीजिए कि जो टेस्ट ट्यूब है, ये रही टेस्ट ट्यूब, एंड इसके अंदर ये रहा क्या, डीएनए। आपने यूज़ किया कोई स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये जो एंजाइम है उसने क्या किया, ये जो डीएनए था इसके क्या कर दिए, कई सारे फ्रेगमेंट्स कर दिए। कई सारे जो फ्रेगमेंट है वो आते हैं डीएनए के। अब देखिए जब हम मतलब लैब में इसको परफॉर्म करते हैं तो न तो आपको इंटैक्ट डीएनए दिखाई देता है, नहीं आपको फ्रेगमेंट दिखाई देंगे, क्योंकि बस आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे कोई एक तरह का एक सॉल्यूशन, एक तरह का एक जो प्रेसिपिटेट है बस वो बना हुआ है। आपने बस क्या किया, जो एंजाइम है उसको यूज़ किया, एंड हम मान के चल रहे हैं कि जो फ्रेगमेंट है डीएनए के वो हो चुका है। ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई फ्रेगमेंट दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो डीएनए के कई सारे यहाँ पे फ्रेगमेंट बन चुके हैं। अब देखिए होता क्या, फ्रेगमेंट तो कई सारे बनेंगे क्योंकि कोई भी जो स्पेसिफिक पैलिंड्रोम है हमारे जीनोम में कई जगह होता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमने यूज़ किया है, जहाँ पे भी उसको इसका वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोम मिलता है वहाँ पे क्या करता है, ये डीएनए के अंदर कट लगाता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो डीएनए है उसके कई सारे फ्रेगमेंट हो जाते हैं, कई सारे फ्रेगमेंट हो जाएंगे।
मतलब थाउजेंड में या जो मिलियंस में डीएनए के फ्रेगमेंट है वो हो जाते हैं इसके अंदर जब हम किसी पर्टिकुलर एंजाइम को यूज़ करते हैं। तो थाउजेंड या मिलियंस में जो फ्रेगमेंट बनते हैं, अब देखिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, वीएनटीआर की, क्योंकि जो डीएनए प्रोफाइल है वो हम तैयार करते हैं वीएनटीआर के बेसिस पे। लेकिन जो इतने सारे फ्रेगमेंट बने हैं, मतलब कई सारे फ्रेगमेंट ऐसे हैं जिनके पास में कोई वीएनटीआर नहीं है। बस सिंपल सी बात है, ये इतने सारे जो फ्रेगमेंट हुए हैं इसमें से कुछ तो डीएनए के फ्रेगमेंट ऐसे होंगे जिनके पास में क्या होगा, वीएनटीआर होगा। उसी के बेसिस पे हमें डीएनए का प्रोफाइल तैयार करना है। लेकिन कई सारे फ्रेगमेंट ऐसे भी हैं जिनके पास में कोई वीएनटीआर नहीं है। तो मतलब ये एक तरह का मिक्सचर है डीएनए के फ्रेगमेंट का। कुछ ऐसे हैं जिनके पास में वीएनटीआर है, कुछ ऐसे जिनके पास में वीएनटीआर नहीं है। अब हमें क्या करना है, जो फ्रेगमेंट है इनको सेपरेट करना है। इनको सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अब ये जो फ्रेगमेंट्स हुए हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर separated by DNA fragments are separated by gel electrophoresis देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ये जो इतने सारे हमने फ्रेगमेंट किए थे डीएनए के, ये जो इतने सारे फ्रेगमेंट हुए इनको हम क्या करते हैं, इनकी लेंथ के बेसिस पे सेपरेट कर देते हैं। अब देखिए इस टेक्निक में होता क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक स्पेसिफिक जेल यूज करते हैं। उस जेल के अंदर अंडर द इलेक्ट्रिक करंट हम डीएनए को उसमें रन कराते हैं। अब होता क्या है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट बने हैं, कुछ छोटे फ्रेगमेंट हैं, कुछ बड़े फ्रेगमेंट हैं। तो जब ये उस जेल के अंदर मूव करते हैं तो अपने साइज के बेसिस पे इनका मूवमेंट होता है। जब साइज के बेसिस मूवमेंट होगा, जो छोटा सेगमेंट है वो काफ़ी फास्ट मूव करेगा एंड जो बड़ा सेगमेंट है वो काफ़ी स्लोली मूव करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रेगमेंट है ये साइज के बेसिस पे क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, या लेंथ के बेसिस पे ये सेपरेट हो जाते हैं। जो हम यहाँ पे जेल यूज करते हैं, जेल होता है एगेरोस। एगेरोस जेल को जनरली यूज किया जाता है या यूज कर सकते हैं पॉलीअक्राइल अमाइड, अगर पॉलीअक्राइल अमाइड को यूज करें तो जो टेक्निक है इसको हम बोल देंगे क्या, पेज, पॉलीअक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अलावा जनरली लैब के अंदर एग्रोज मिल जाता है। तो जो एग्रोज है इसका जो जेल है या इसका जेल का जो एक ब्लॉक तैयार करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो पूरा प्रोसेस है इसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है, इसको हम देख सकते हैं। इसे मान लेते हैं हम कि ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस का एपरेटस। अब ये जो एपरेटस होता है इसमें होते हैं दो इलेक्ट्रोड, तो एक तो हम मान लेते हैं कि एक तो इलेक्ट्रोड ये है, ये मान लेते हैं हम ये है कैथोड। तो कैथोड का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, ये तो है नेगेटिवली चार्ज। एंड मान लेते हैं हम कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ये है एनोड, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक अगार का जो ब्लॉक है उसको बना के अगार के ब्लॉक को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो इसमें ये रहा अगार का ब्लॉक। एक अगार का ब्लॉक इसमें इस तरह से प्लेस कर देते हैं। ये
तो ये एपेटस है किसका, इलेक्ट्रोफोरेसिस का। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये रहा कैथोड नेगेटिवली चार्ज एंड ये नीचे क्या बनाया हमने, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। एंड ये जो हमने बनाया है ये एक्चुअल में क्या, अगार का ब्लॉक, ये या इसी को आप बोल सकते हो ये एग्रोस जेल जो है ये हमने तैयार किया है। देखिए ये एक्चुअल में हमें तैयार करना होता है। होता क्या है कि लैब के अंदर आपको जो एग्रोस है ये मिलता है पाउडर की फॉर्म में। अब ये जो पाउडर की फॉर्म में जो एग्रोस मिलता है, इससे हमें ये जो एग्रोस जेल है या जो अगार का एक तरह से एग्रोस का जो ब्लॉक है इसको तैयार करना होता है। अब देखिए तैयार इसको कैसे करते हैं। होता क्या है कि जो एग्रोस है इसका मिलता है पाउडर। अब उस पाउडर को थोड़ा सा हम पाउडर वो लेते हैं, एग्रोस का पाउडर लिया हमने, उसमें क्या करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं। वाटर को मिक्स किया ठीक से और थोड़ा सा उसको हीट कर देते हैं, थोड़ा सा उसको गर्म कर देंगे। इसको करने के बाद में लैब के अंदर क्या होता है, हमें ग्लास की 2 इस तरह से प्लेट्स मिलती हैं। तो 2 ग्लास की प्लेट को हम लेते हैं, एक उसको एक दूसरे के पैरेलल में रखते हैं एंड इसको इस तरह से रखने के बाद में 3 साइड से टैप लगाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ग्लास की प्लेट को आपने इस तरह से लिया है। अब आपने क्या किया, इस तरह से रखने के बाद में यहाँ प्लेट लगा दी, सॉरी यहाँ टैप लगा दी, नीचे टैप लगा दी एंड यहाँ पे टैप लगा दी। तो 3 साइड से इसमें हम टैप लगा देते हैं। पैरेलल में आपने 2 जो ग्लास की प्लेट है उनको प्लेस किया इस तरह से, इधर टैप एंड इधर टैप। अब एक तरह का ये चैम्बर बन गया। ये चैम्बर बन चुका है जो कि मतलब आप बोल सकते हो 3 साइड से तो ये क्लोज्ड है एंड ऊपर वाली जो साइड है वहाँ से कैसा ही ओपन है। तो एक तरह का ये चैम्बर बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने अभी एग्रोस का जो मिक्सचर तैयार किया था, मतलब जो हमने एग्रोस का पाउडर लेके वाटर लेके उसको गर्म करके जो मिक्स किया था, उस सॉल्यूशन को, उस मिक्सचर को क्या करते हैं, अब हम इसके अंदर ये जो हमने तैयार किया है यहाँ पे इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो जो ग्लास प्लेट आपने ली थी उसका जो चैम्बर आपने तैयार किया था उसमें आपने डाल दिया किसको, एग्रोस के मिक्सचर को, ठीक है। उसको आपने डाला। उसी समय हम क्या करते हैं, उसमें ऊपर की तरफ एक जो कॉम्ब होता है, कॉम्ब को प्लेस कर देते हैं। देखिए कॉम्ब क्या है, जैसे घरों में कॉम्ब होता है उसी तरह से क्या होता है, थोड़ा सा उससे अलग होता है। और लैब के अंदर भी एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, उसको कॉम्ब भी बोलते हैं। खैर उस कॉम्ब के अंदर क्या होते हैं, कई सारे टीथ होते हैं। तो आपने क्या किया, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपने उस चैम्बर के अंदर, वो जो ग्लास प्लेट का जो आपने चैम्बर तैयार किया था उसके अंदर आपने एग्रोस के मिक्सचर को फिल किया। ऊपर से आपने क्या किया, उस कॉम्ब को इस तरह से रख दिया। तो कॉम्ब को जब रखेंगे तो उसके जो टीथ होते हैं, उसमें जो टीथ होंगे वो उस जेल के अंदर चले जाएंगे। तो जेल के अंदर चले जाएंगे तो देखिए उससे होगा क्या, जब कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये जो एग्रोस का जो आपने मिक्सचर बनाया था ये थोड़ा सा जम जाएगा। जमने के बाद में एक तरह से क्या बन जाएगा, एक ब्लॉक बन जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये हो जाएगा सोलिडिफाई। तो लेकिन आपने वो जो कॉम्ब ऐड किया था उस कॉम्ब को जब आप हटाएंगे उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे गड्ढे बन जाएंगे। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेल बोलते हैं। तो बस आपने क्या किया, यहाँ पे जो ग्लास की प्लेट थी 3 साइड से टैप लगाया, उसको एक तरह से चैम्बर बना दिया। ऊपर से आपने उसमें ऐड किया जो आपने बनाया था एग्रोस का मिक्सचर। एग्रोस का जो मिक्सचर था जो कि आपने वाटर वगैरह ऐड करके उसको बनाया था। उसके बाद आपने क्या किया, ऊपर से क्या लगा दिया, उसमें जो कॉम्ब है, कॉम्ब होता है, उसको प्लेस कर देते हैं। अब इसको उठा के हम रख देते हैं किसमें, फ्रिज में। फ्रिज में रख सकते हैं या इवन कई बार तो जब ये ठंडा होता है, इवन अगर रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री के आसपास है, 25-28, उस पर ये ईजिली क्या होता है, सोलिडिफाई हो जाता है। तो फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखने से थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, उसको आपने फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद में जब आप इसको निकालेंगे तो देखिए जो आपने वो जो मिक्सचर ऐड किया था अगार का, जो एग्रोस का आपने मिक्सचर तैयार किया था, अब वो क्या हो चुका है, वो पूरा जम चुका है। एंड ऊपर आपने क्या किया था, एक कॉम्ब प्लेस किया था। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो कॉम्ब आपने रखा था, कॉम्ब के जो टीथ थे उस एग्रोस के मिक्सचर के अंदर वो डूबे हुए थे। तो आपने क्या किया, जो कॉम्ब था उसको आपने वहाँ से हटा दिया। जैसे ही उस कॉम्ब को आप हटाएंगे तो आप देखेंगे वो जो एग्रोस का जो ब्लॉक बना था उसमें क्या हो जाएंगे, ऊपर गड्ढे हो जाएंगे। उसी को हम बोल देते हैं वेल। तो आपने एक तरह से वेल बना दिए, गड्ढे बना दिए। वो जो वेल है उसी के अंदर हम जो डीएनए है उसकी लोडिंग करते हैं। डीएनए को हम उसी के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपने कॉम्ब को हटाया। जैसे आपने कॉम्ब को हटाया तो आप देखेंगे वो जो आपने ब्लॉक तैयार किया, जैसे सिंपल से आप ऐसा समझ सकते हो जैसे आइसक्रीम की ब्रिक आती है, आइसक्रीम का जो ब्लॉक आता है, कुछ ऐसे ही यहाँ पे जो अगार है उस एग्रोस है उसका ब्लॉक तैयार हो जाएगा। ऊपर क्या बन चुके हैं, उसमें कुछ गड्ढे बन चुके हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, वेल। अब वो जो प्लेट थी, वो जो टैप वगैरह थे, उनको आपने हटाया। सारी जो दोनों जो प्लेट थी वो हटा चुके हैं, टैप वगैरह हटा चुके हैं। अब एक तरह से क्या बन चुका है, ये एग्रोस का एक ब्लॉक बन चुका है ना, या इसी को बोलते हैं हम एग्रोस जेल, ठीक है ना। ये ब्लॉक तैयार हो चुका है। इसमें ऊपर क्या बने हुए हैं,
गड्ढे बने हुए जो कि किसकी वजह से बने थे, कॉम्ब की वजह से। ये रहा वो ब्लॉक। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने ब्लॉक तैयार किया है। यहाँ पे हमने एक गड्ढा बनाया, एक वेल। एक्चुअल में कई सारे, क्योंकि जो कॉम्ब है उसमें तो कई सारे टीथ होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई सारे वेल बन जाते हैं। एंड जो वेल है ये बहुत छोटे से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमने काफ़ी बड़ा बना रखा है, बट एक्चुअल में जो वेल है वो छोटे होते हैं। वो तो जो टीथ होगा वो जितना उसमें इंसर्ट होता है तो छोटा सा वो वेल बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एग्रोस का जेल। तो मतलब इसको अलग से बनाया जाता है। तो आपने एग्रोस का ब्लॉक बना लिया, उसके अंदर वेल प्रेजेंट है। अब वो जो एग्रोस का ब्लॉक था उसको आपने उठा के रख दिया किसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस के एपेटस में। इसमें ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये वेल प्रेजेंट है। इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो बना है, ये कई सारे जो ऊपर गड्ढे बन जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं वेल। ये वेल बने हुए हैं ऊपर। ये जो वेल होते हैं इसी में आपको प्लेस करना होता है क्या, डीएनए। ये जो वेल आपने बनाया है इसी में आप क्या करेंगे, जो डीएनए है उसको आप लोड करेंगे। तो देखिए अब क्या करना है इसमें, जो डीएनए है, ये देखिए, ये जो टेस्ट ट्यूब थी, आपने इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल के जो डीएनए है उसे क्या करते थे, कई सारे फ्रेगमेंट करते थे। अब देखिए करना क्या, लैब के अंदर होती है माइक्रोपिपेट। जो माइक्रोपिपेट होती है उससे क्या करेंगे हम, ये जो टेस्ट ट्यूब है यहाँ से जो डीएनए है, डीएनए को टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब है वहाँ से जो डीएनए है किस में ले लेंगे हम, माइक्रोपिपेट के अंदर। तो माइक्रोपिपेट में इसको इस तरह से ले लिया। एंड उसके बाद क्या करते हैं, ये जो वेल बना हुआ है इस वेल में क्या करते हैं, उससे डीएनए को अनलोड कर देते हैं। तो जो डीएनए था वो कहाँ आ गया, अब वेल के अंदर। ये अब वेल तो खैर आप कई सारे बने होते हैं उसके अंदर, तो जो भी वेल होते हैं उनके अंदर हम क्या करेंगे, जो डीएनए है उसको यहाँ पे अनलोड कर देते हैं। मतलब माइक्रोपिपेट से जो डीएनए है उसको आपने अनलोड कर दिया इस एगरोस के जेल के वेल में, ठीक है ना। तो ये रहा ये डीएनए, इस डीएनए को आपने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, इस एगरोस जेल में। इसमें आपने जो वेल बनाया था, जो गड्ढे बने थे, इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये पूरा इलेक्ट्रोफोरेसिस का एपेटस है। इसमें क्या है, ये है एनोड एंड ये क्या है, कैथोड। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम फिल कर देते हैं बफर सॉल्यूशन। इसमें हम फिल कर देते हैं क्या, बफर सॉल्यूशन। जो जेल है ये ड्राई ना हो जाए पूरा, तो इसमें हम फिल कर देते हैं बफर सॉल्यूशन। ये रहा बफर सॉल्यूशन। तो ये एग्रोस का ब्लॉक, इसमें आपने क्या डाल रखा है, ये डीएनए। और ये इसको जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो एपेटस था उसमें आपने क्या भर दिया, बफर सॉल्यूशन। एंड ये क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो एपेटस है ये ऑन हो चुका है, ऑन हो चुका है। अब देखिए होगा क्या, ये क्या यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, जो डीएनए है, जो आपने यहाँ पे डीएनए यहाँ पे अनलोड किया था, जो डीएनए आपने ऐड किया था किसके अंदर, वेल के अंदर। डीएनए होता है कैसा, नेगेटिवली चार्ज। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए पे जो नेट चार्ज आता है वो क्या आता है, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है ये इसी एग्रोस के जेल के अंदर मूव करता है। एंड मूव करता करता ये कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा कहाँ तक, एनोड तक। मतलब ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन जो डीएनए है उसके जो फ्रेगमेंट है उनका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। जो छोटे साइज के फ्रेगमेंट हैं वो तो काफ़ी फास्ट मूव करेंगे, एंड जो बड़े साइज के फ्रेगमेंट है ये काफ़ी स्लोली मूव करते हैं। तो जो सबसे छोटे फ्रेगमेंट होते हैं, सबसे छोटा वाला जो सेगमेंट है वो तो सबसे आगे चला जाएगा, उससे बड़ा वाला जो सेगमेंट है वो उसके पीछे रहेगा, एंड सबसे बड़ा वाला जो फ्रेगमेंट होगा वो सबसे पीछे रहेगा, इस तरह से। अब देखिए होता है एक्चुअल में, जब लैब के अंदर इसको परफॉर्म किया जाता है तो शुरू में जब आपने इसमें डीएनए को ऐड किया था माइक्रोपिपेट से, तो आपको बस दिखाई देता है कि हाँ भाई कोई सॉल्यूशन टाइप है जो कि इस वेल के अंदर प्रेजेंट है। आपने जब इस एपेटस को ऑन किया तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद ये जो वेल थे ये खाली हो चुके हैं। जिस समय ऐड किया था तो उस समय तो पूरा जो सॉल्यूशन था वो दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, आप देखेंगे जो वेल है ये खाली हो चुके हैं। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि जो डीएनए है
जो डीएनए आपको इस वेल में दिखाई दे रहा था, कुछ समय के बाद में क्या होगा, वो जो डीएनए है वो तो इस जेल के अंदर जा चुका है। अब क्योंकि डीएनए दिखाई तो देगा नहीं यहाँ पे, लेकिन सिंपल सी बात ये कि वो जो डीएनए है वो इस एगरोस जेल का जो आपने ब्लॉक तैयार किया है, इसी के अंदर ये जो एक सेमी सॉलिड टाइप जो ब्लॉक है एग्रोस जेल का, इसी के अंदर वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ पे बस हमने इसको समझाने के लिए बना दिया है कि सबसे छोटा फ्रेगमेंट सबसे आगे है, सबसे बड़ा जो फ्रेगमेंट है ये कहाँ पर है, सबसे ऊपर है। आप ये भी बोल सकते हो कि जो एनोड है, एनोड की तरफ क्या होगा, एनोड के पास होगा स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट, स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, ये होगा कहाँ पे, एनोड की तरफ। एंड जो कैथोड है, या बोल सकते हो आप कैथोड के पास में या वेल के पास में कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। लॉन्गेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। यहां तक भी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस ये है कि ये जो एग्रोस जेल का जो आपने ब्लॉक तैयार किया था, इसी के अंदर जो डीएनए है वो मूव कर रहे हैं। हाँ, चाहे तो आप खैर कुछ डाई यहाँ पे ऐड करके इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी खैर यहाँ पे जरूरत नहीं होती। मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो फ्रेगमेंट है इनको यहाँ पे विजुलाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बस ये है कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट है अपने साइज के बेसिस पे, अपनी लेंथ के बेसिस पे क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। ये जो साइज है, मतलब कौन सा फ्रेगमेंट किस साइड हुआ है आपको ध्यान रखना है। एनोड की तरफ होता है सबसे छोटा वाला फ्रेगमेंट, एंड जो कैथोड है, कैथोड की तरफ या बोल सकते हो वेल की तरफ कौन सा होता है, लॉन्गेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, सेपरेट तो कर लिया। अब देखिए होगा क्या, ये जो एग्रोस जेल का जो ब्लॉक बना है, ये ब्लॉक तो काफ़ी फ्रेजाइल होता है। जो जेल है, क्योंकि ये बहुत मतलब आप जब इसको लैब में जब आप इसको हैंडल करते हैं, ये काफ़ी फ्रेजाइल होता है। अब भाई अगर मान लीजिए टेम्परेचर अगर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो भी ये ब्रेक हो सकता है। इसके पास में डीएनए के फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, तो पहली रिक्वायरमेंट हमें ये होती है कि ये जो डीएनए हमने यहाँ पे सेपरेट किए हैं, इनको हम, ठीक है, सेपरेट करने के लिए तो आपको जेल का यूज़ करना ही था, क्योंकि जेल के अंदर ही डीएनए के फ्रेगमेंट मूव होंगे तब वो सेपरेट हो पाएंगे। अब सेपरेट तो ये हो चुके हैं, इसके बाद में क्या करना है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे किसी सॉलिड सपोर्ट पे, क्योंकि जेल कैसा है, फ्रेजाइल है, जेल कभी भी ब्रेक हो सकता है। अगर जेल मान लीजिए ब्रेक हो जाएगा तो आपने जो भी यहाँ पे मेहनत की थी, जो डीएनए के फ्रेगमेंट को आपने सेपरेट किया था, तो सारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो चुके हैं, अब हमें रिक्वायरमेंट है कि डीएनए के फ्रेगमेंट को इसी सीक्वेंस में हम क्या करें, कोई जो सॉलिड सपोर्ट है उस पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो जेल है उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं किस पे, किसी सॉलिड सपोर्ट पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है। देखिए जो जेल है इसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है ये कैसे हैं, ये है डबल स्टैंडर्ड। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, पहले हम क्या करेंगे, जो डीएनए है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सिंगल स्ट्रैंड में। मतलब ये है कि जो डीएनए है उसका हमें क्या करना होता है, डीनेचुरेशन। भाई जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको कन्वर्ट करना है किस में, सिंगल स्टैंडर्ड में। जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। तो पहले हम क्या करते हैं, डीएनए का डीनेचुरेशन। अब यहाँ पे मान लेते हैं जैसे कि तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट थे इनको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है सिंगल स्ट्रैंड में, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। अब देखिए जो डीनेचुरेशन होता है, डीनेचुरेशन ऑफ जो डीएनए है उसके होते हैं दो तरीके। एक तो ये होता है कि भाई जो डीएनए है इसको हम गर्म कर दें। जब हम गर्म करेंगे, लेकिन गर्म करना होगा आपको, मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर आपको देना होगा, 90 टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम टेम्परेचर देते हैं तब क्या होता है, डीएनए के दोनों जो फ्रेगमेंट हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन भाई जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट है, एग्रोस के जेल में। जब आप इसको अगर गर्म करके डीनेचर करेंगे तो डीएनए के स्ट्रैंड तो बाद में अलग होंगे। पहले तो क्या होगा, जो ये आपने जो ब्लॉक तैयार किया है, जो एग्रोस जेल है, ये मेल्ट हो जाएगा।
तो इस वजह से क्या है कि जो डीएनए के जो स्ट्रैंड है इनको हम हीट करके तो डीनेचर नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, हाई एल्कलाइन सॉल्यूशन में। देखिए जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, जो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं, उनका जो डिनेचुरेशन है वो होता है दो तरीके से। या तो हम क्या करें, इसको हीट करें काफ़ी हाई टेम्परेचर पे, वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि ये जो डीएनए का हमने सेपरेशन किया है, जो अगर उसका यहाँ पे ब्लॉक है, ये क्या हो जाएगा, फिर मेल्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, हाई पीएच एल्कलाइन जो पीएच है, अगर उसको हम यूज़ करें तो उससे भी क्या होता है कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो एग्रोस का ब्लॉक है इसको उठा के रख देते हैं एल्कलाइन पीएच पे। मतलब जो पीएच है करीब 8 टू लेकर 10 आप बोल सकते हो, 9 या 10 के आसपास जो पीएच है उसमें प्लेस कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, दोनों जो स्ट्रैंड होंगे डीएनए के वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मान लेते हैं ये एक चैम्बर है, इसमें हमने ले रखा है क्या, हाई पीएच। इसमें आपने हाई पीएच लिया एंड जो एगरोस का जो ब्लॉक था, इसमें आपने जो ये एगरोस का जो ब्लॉक था तैयार किया था, इसको आपने प्लेस कर दिया। ये जो है ये है एल्केलाइन सॉल्यूशन, एल्केलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन है। और ये क्या है, ये अगार का ब्लॉक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, इसके अंदर प्रेजेंट था डीएनए। देखिए जो डीएनए के फ्रेगमेंट है, जैसे कि यहाँ पे था सबसे छोटा जो फ्रेगमेंट था, यहाँ पे थोड़ा बड़ा फ्रेगमेंट, एंड यहाँ पे क्या था, सबसे बड़ा फ्रेगमेंट। इस तरह से जब आपने इसके अंदर प्लेस किया, जो डीएनए है वो कैसा था, डबल स्टैंडर्ड। अब ये कैसा हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिनेचुरेशन। तो यहाँ पे जो डीएनए है वो हो जाता है कैसा, सिंगल स्टैंडर्ड। डीएनए हो चुका है अब सिंगल स्टैंडर्ड, ये इस तरह से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिनेचुरेशन, डिनेचुरेशन ऑफ डीएनए। देखिए ये भी बस समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया है सिंगल स्टैंड, मतलब सिंगल स्टैंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी इस लेवल पे हमें ये दिखाई नहीं देगा। न तो हमें डबल स्टैंड दिखाई देता है, नहीं हमें कोई सिंगल स्टैंड दिखाई देगा। बस ये क्या मान के चल रहे हैं कि हमने एल्कलाइन पीएच पे, एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर इसको ऐड किया है, तो डीएनए के दोनों जो स्टैंड होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। डीएनए यहाँ पे क्या हो चुका है, डीनेचर हो चुका है ना। विजुअलाइज यहाँ पे नहीं होगा कि डबल है या सिंगल है। सिंपल सी बात ये है, इसमें हुआ क्या है, जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, जो डीएनए है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। अच्छा, जो डीएनए की जो भी पोजीशन यहाँ पे होती है, मतलब डीएनए का जो भी अरेंजमेंट था वो वही रहेगा। मतलब एगरोस के ब्लॉक में, ये जो आपने एगरोस का ब्लॉक तैयार किया था, इसमें जो अरेंजमेंट था, मतलब जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट था वो वहीं पे है। बस क्या हुआ है, डबल स्टैंड से कैसा हो चुका है, ये अब सिंगल स्टैंड हो चुका है, ठीक है ना। तो ये हो गया डिनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अब हम क्या करते हैं, ये जो डीएनए है जिसको हम कर चुके हैं डिनेचर, इसको हम क्या करेंगे, किसी सॉलिड सपोर्ट पे ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि जो ब्लॉक है, जो एग्रोस जेल है, ये काफ़ी फ्रेजाइल है भाई, ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे। डीएनए को ये जो ट्रांसफ़र करने की टेक्निक है, इसके बारे में बताया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है सदन। इस वजह से इसको हम बोल देते हैं क्या, सदन ब्लोटिंग। तो एग्रोस जेल जो है, यहाँ से डीएनए को हम ट्रांसफ़र करते हैं जनरली नायलॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज, जो नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है उस पे करते हैं इसको हम ट्रांसफ़र। मतलब जिस मैनर में ये यहाँ पे प्रेजेंट है, एज इट इज़ बिल्कुल सेम सीक्वेंस में ही ये जो डीएनए है इसको ट्रांसफ़र करेंगे किस पे, नायलॉन की मेम्ब्रेन पे या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे। इसी को हम क्या बोल देते हैं, सदन ब्लोटिंग। सदन जो है साइंटिस्ट का नाम है। तो नेक्स्ट इसमें ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए, ट्रांसफ़र ऑफ
DNA from transfer of DNA from agarose gel to नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एंड जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं सदन ब्लोटिंग। जो सदन है ये साइंटिस्ट का नाम है। जो सदन साइंटिस्ट एक्चुअल में इन्होंने ये बताया कि किस तरह से डीएनए को हम एगरोस जो जेल है वहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं नायलॉन की मेम्ब्रेन पे या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है। अच्छा, कुछ चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है। जैसे जो सदन थे उन्होंने ये बताया कि जो डीएनए है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। डीएनए को अगर ट्रांसफ़र किया जाए एगरोस जेल से किसी मेम्ब्रेन पे लाइक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नायलॉन की मेम्ब्रेन, तो क्या बोलेंगे, सदन ब्लोटिंग। देखिए जो हमने बात की कि भाई जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसकी मदद से हम जो डीएनए है उसको सेपरेट करते हैं। इवन जो अदर बायोमोलिक्यूल हैं जैसे कि आरएनए को भी हम सेपरेट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इवन जो प्रोटीन है इनको भी हम अलग करते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जब भी इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम किसी बायोमोलिक्यूल को सेपरेट करते हैं उसके बाद हमें क्या करना होता है, ब्लोटिंग तो करनी होती है, मतलब ट्रांसफ़र करेंगे उसको किसी सॉलिड सपोर्ट पे। लेकिन अगर मान लीजिए जो आरएनए है, आरएनए को अगर ट्रांसफ़र किया जाए एगरोस जेल से नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे या नायलॉन की मेम्ब्रेन पे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्दर्न ब्लोटिंग। आरएनए का जो ट्रांसफ़र इसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लोटिंग। प्रोटीन का जो ट्रांसफ़र होगा एगरोस जेल से किसी सॉलिड सपोर्ट पे उसको हम बोल देते हैं क्या, वेस्टर्न ब्लोटिंग। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ, डीएनए की बात की जाए तो यहाँ पे क्या नाम आएगा, सदर्न ब्लोटिंग। जो सदर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था इसके बारे में। अच्छा, एक और चीज़, जो नॉर्दर्न ब्लोटिंग है, अच्छा नॉर्दर्न या जो वेस्टर्न है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, वो तो बस इसलिए बोल दिया गया क्योंकि डीएनए के ट्रांसफ़र के बारे में जिसने बताया था उनका नाम सदन था, तो उनको बोल दिया गया सदन ब्लोटिंग। तो अब इस वजह से क्या, क्योंकि इस टेक्निक को बोल दिया गया सदन ब्लोटिंग, तो जो आरएनए का ट्रांसफ़र था उसको फिर इसी के रेफरेंस में क्या बोल दिया गया, नॉर्दर्न ब्लोटिंग। जो प्रोटीन का ट्रांसफ़र है उसको क्या बोल देते हैं हम, वेस्टर्न ब्लोटिंग। अभी तक कोई ईस्टर्न ब्लोटिंग नहीं है। तो देखिए इसमें ट्रांसफर हम करते कैसे हैं। ये हमने लिया एक एपेटस। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक सॉलिड सपोर्ट बना होता है इस तरह से। ये इसमें एक ये नीचे यहाँ पे एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बना होता है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे हम क्या करते हैं, जो हमने एग्रोस जेल तैयार किया था, जो एग्रोस का ब्लॉक है इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो ये जो आपने एग्रोस का ब्लॉक तैयार किया था, एग्रोस जेल, इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। ये जो एग्रोस का ब्लॉक था आपने इसको प्लेस कर दिया। जो एग्रोस का ब्लॉक है, जो एग्रोस जेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है डीएनए। इसके अंदर प्रेजेंट है डीएनए, और डीएनए कैसा है, वो सिंगल स्टैंडर्ड, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं उसका डिनेचुरेशन। अब देखिए होता क्या है, ये जो एग्रोस जेल जो होता है, जो एग्रोस का ब्लॉक आपने तैयार किया था, एक्चुअल में इसी के जस्ट ऊपर हम रख देते हैं इसमें ये नायलॉन की शीट। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, जो नायलॉन है या जो नाइट्रोसेलुलोज की शीट है इसको प्लेस कर देते हैं इस तरह से। ये तो ये जो हमने बनाई है ये क्या है, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन।
नाइलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की क्या है, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, मतलब नीचे जो ये एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आपने क्या क्या प्लेस किया है, एग्रोस का ब्लॉक है, एग्रोस जेल, उसके ऊपर क्या है, जो नाइलॉन है या जो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन को प्लेस किया है। इनके ऊपर हम रख देते हैं कई सारे ब्लोटिंग पेपर्स। ये हम मान लेते हैं, ये सब क्या रख दिया हमने, कई सारे ब्लोटिंग पेपर्स, ये कई सारे ब्लोटिंग पेपर्स। ये रहे ब्लोटिंग पेपर्स। एंड जो ब्लोटिंग पेपर्स है, इनके ऊपर हम रख देते हैं यहाँ पे कुछ वेट रख देंगे, ये कुछ यहाँ पे ये वेट रख देते हैं। ठीक है, देखिए ब्लोटिंग पेपर का काम क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, ये हमने रख दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे बफर सॉल्यूशन से इसको फिल कर देते हैं। तो ये हम मान लेते हैं, ये इसको हमने फिल कर दिया किससे, बफर सॉल्यूशन से। ये पूरा जो जेल है, पूरा जो जेल है, ये डूबना चाहिए किसके अंदर, इस बफर सॉल्यूशन में। तो ये इसको हमने फिल किया किससे, बफर सॉल्यूशन से। अब देखिए होगा, ये जो ब्लोटिंग पेपर है, ये क्या करेगा, ये जो बफर सॉल्यूशन आपने ऐड किया है, इसको ये एब्जॉर्ब करेगा। ये बफर सॉल्यूशन जो है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करता है, जब ये यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करेगा, देखिए जो बफर सॉल्यूशन है, ये जा रहा है ऊपर की तरफ। अब बफर सॉल्यूशन इस तरह से जा रहा है ऊपर की तरफ, इस तरह से। नीचे बफर सॉल्यूशन है, उसके ऊपर क्या है, एग्रोस जेल है, उसके ऊपर क्या है, नायलॉन की मेम्ब्रेन है, एंड ऊपर क्या है, सबसे ऊपर ब्लोटिंग पेपर से। तो जो ब्लोटिंग पेपर है, इस बफर सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए इसकी वजह से होगा क्या, ये जो बफर सॉल्यूशन है, ये एग्रोस जेल से होता हुआ, एग्रोस जेल से होता हुआ फिर जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है, वहां से होता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। अच्छा, जो नायलॉन की जो मेम्ब्रेन होती है, ये होती है क्या, सेमी परमेबल। तो जो बफर्ड सॉल्यूशन है, ये तो इस तरह से यहाँ पे ऊपर पास हो जाएगा। अब जब ये सॉल्यूशन यहाँ पे इस तरह से पास होता है, तो ये जो एग्रोस का जो जेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो जब ये सॉल्यूशन ऊपर जाएगा इस तरह से, तो क्या होता है, यहाँ पे जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं इस अगार के ब्लॉक में, ये भी क्या होते हैं, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। एंड जो डीएनए है, ये ऊपर की तरफ मूव करके कहाँ पे अटैच हो जाएंगे, इस नायलॉन की मेम्ब्रेन पे। जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है, ये कैसी है, सेमी परमेबल। तो यहाँ से ये जो बफर सॉल्यूशन है, ये तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो डीएनए है, डीएनए कहाँ पे अटैच हो गया, इस नायलॉन की मेम्ब्रेन। डीएनए यहाँ से पार, मतलब डीएनए इस मेम्ब्रेन को पार करके ऊपर नहीं जा पाएगा, जो सॉल्यूशन है वो तो ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से हुआ क्या कि ये यहाँ पे जिस सॉल्यूशन ऊपर की तरफ मूव करता है, तो डीएनए इस अगार के ब्लॉक में जिस सीक्वेंस में अरेंज था, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, मान लीजिए यहाँ पे ये डीएनए प्रेजेंट है इस तरह से, ये ऊपर है नायलॉन की मेम्ब्रेन। तो डीएनए ऊपर की तरफ मूव किया, मूव करते ही जो डीएनए था अगार के ब्लॉक में जिस सीक्वेंस में अरेंज था, उसी सीक्वेंस में जो डीएनए है वो ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, इस नायलॉन की मेम्ब्रेन पे। इसमें किसने हेल्प की, इन ब्लोटिंग पेपर्स ने। तो इसीलिए क्या बोलते थे इसको हम, सदर्न ब्लोटिंग। जो सदर्न नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस मेथड के बारे में बताया था कि भाई किस तरीके से आप जो डीएनए है उसको इस एग्रोस जेल से ट्रांसफर कर सकते हैं किस पे, नायलॉन की मेम्ब्रेन पे, सदर्न ब्लोटिंग। तो ध्यान रखना है, जो डीएनए था वो कहाँ पे आ चुका है, डीएनए जिस सीक्वेंस में प्रेजेंट था अगार के ब्लॉक पे, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, बस वो डीएनए जो था वो ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। एंड अब किस पे आ चुका है, वो जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है वहां पे आके वो अटैच हो चुका है, बिल्कुल उसी मैनर में, उसी सीक्वेंस में। देखिए जो पोजीशन है यहाँ पे वो चेंज नहीं होगी, जिस तरह से डीएनए प्रेजेंट था बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जो डीएनए है वो नायलॉन की मेम्ब्रेन पे अटैच हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है, इसको हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। अब जो डीएनए है वो जेल के अंदर नहीं है, वो किस पे आ चुका है, नायलॉन की मेम्ब्रेन पे। इसको थोड़ा सा हम ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो डीएनए है ये कहाँ आ चुका है, इस नायलॉन की मेम्ब्रेन पे। ये रही नायलॉन मेम्ब्रेन।
इस पे आ चुका है डीएनए, ठीक है। और जो डीएनए है वो कैसा है, वो है सिंगल स्ट्रैंडेड, क्योंकि आपने पहले ही क्या कर लिया था, डीनेचुरेशन। ये अब ऐसे तो कई सारे फ्रेगमेंट होंगे, हमने समझने के लिए कुछ बना है। जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है इस पे आ चुके हैं क्या, डीएनए के फ्रेगमेंट। अब देखिए इसके बाद में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है इनका हम कराएंगे क्या, अब हाइब्रिडाइजेशन। इनका हम कराते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इनका हम कराएंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये कंटेनर, इसके अंदर होता है डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए होता है इसके अंदर। इसी को हम बोलते हैं डीएनए प्रोब। देखिए इसमें होता है सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब। सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब। ये जो डीएनए प्रोब होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है वीएनटीआर के या मिनी सैटेलाइट के। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू मिनी सैटेलाइट, कॉम्प्लीमेंट्री टू मिनी सैटेलाइट। कि जब हमने वीएनटीआर कट करके निकाले थे तो हमें तो पहले से ही पता है कि कौन से वाले जो वीएनटीआर है, मतलब किस सीक्वेंस को हमने कट करके एक्चुअल में निकाला है। तो हमें क्योंकि वीएनटीआर की जो सीक्वेंस है वो पहले से ही पता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वीएनटीआर जो है, वीएनटीआर की जो सीक्वेंस है ATGCT, ये है वीएनटीआर। अब ये बार बार में रिपीट होते हैं, ठीक है। एक बार लिख देते हैं ATGCT। अब वैसे तो खैर जो वीएनटीआर की लेंथ है उसमें कम से कम 10 जो बेस पेयर है उनका रिपीट होता है। यहाँ पे हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो ये ATGCT मान लेते हैं ये वाली रिपीट सीक्वेंस है, इसको हमने क्या किया है, कट करके निकाला है, मतलब ये वीएनटीआर की तरह से सीक्वेंस है। अब क्योंकि हमें पता है कि हमने तो इस सीक्वेंस को निकाला, तो हमने क्या करा, पहले से ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है, कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए स्ट्रैंड है वो हमने पहले से ही तैयार कर रखा है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्या, जैसे ये ए है तो यहाँ क्या होना चाहिए, TACGA, ये TACGA। तो ये क्या करेगा, इसके साथ में ये हाइब्रिडाइज कर जाएगा। तो ये जो डीएनए बना है ये सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव, ये जो हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए तैयार करते हैं ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। जनरली क्या होता है, जो फॉस्फोरस रखते हैं, जो फॉस्फोरस है वो रखते हैं इसमें हम P32, यानी जो फॉस्फोरस है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। तो ये जो डीएनए हमने लिया है ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है ना। अब ये जो डीएनए है, ये जो जिसको हम बोल रहे हैं क्या, डीएनए प्रोब। प्रोब का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को डिटेक्ट करके किसी के बारे में पता लगा है। तो ये जो प्रोब है ये करेगा, ये यहाँ पे इसके साथ में जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। अब पहली बात ये कि ये जो हमने सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए प्रोब तैयार किया है, ऐसा नहीं कि कोई एक स्ट्रैंड या जो एक डीएनए का मॉलिक्यूल हमने लिया है, कई सारे होते हैं, मतलब ये तो हज़ारों में या लाखों में होते हैं, मतलब कई सारे जो प्रोब हैं वो लेते हैं हम इस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसकी वजह से होगा क्या, जो यहाँ पे वीएनटीआर का जो रिपीटिशन है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला जो स्ट्रैंड है ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो रिपीटिशन है वीएनटीआर का वो है 100 टाइम। तो अगर 100 टाइम रिपीटिशन है तो इसके साथ में जो 100 प्रोब है वो बाइंड करेंगे। जो प्रोब है, प्रोब हमने लिया है सिंगल रिपीटिशन वाला। अब क्योंकि यहाँ पे 100, जैसे हमने यहाँ पे बनाया क्या, 2 रिपीटिशन बनाया है, एक ये है और ये उसी का रिपीटिशन, 2 रिपीटिशन। तो अगर मान लीजिए कोई इस तरह का वीएनटीआर हुआ तो वहाँ पे कितने प्रोब बाइंड करेंगे, 2 प्रोब बाइंड करेंगे, ठीक है ना। ऐसे जो रिपीटिशन हो तो कई सारे मिलते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड है उसमें 100 रिपीटिशन, तो यहाँ पे 100 डीएनए प्रोब बाइंड करेंगे। यहाँ पे है मान लेते हैं 50 रिपीटिशन,
तो 50 डीएनए प्रोब बाइंड करेंगे। यहाँ पे है 30 रिपीटिशन, तो 30 जो डीएनए प्रोब है वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे। इसी को हम बोल देते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो अब हो चुका है हाइब्रिडाइज, और यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन किया है वो किसने किया है, वो किया है यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए ने, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या, डीएनए प्रोब। तो सिंपल सी बात ये देखिए, जो हमने बात की थी कि भाई फ्रेगमेंट जो है, फ्रेगमेंट तो कई सारे होते हैं, एंड सारे जो फ्रेगमेंट है उनके अंदर वीएनटीआर नहीं है। हमको रिकॉग्नाइज किसको करना है, वीएनटीआर। एक्चुअल में जो वीएनटीआर है उसी को हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए फ्रेगमेंट, क्योंकि डीएनए के अंदर कोई आपको सीक्वेंस दिखाई नहीं देती है, हमें तो बस वो जो वीएनटीआर वाला जो फ्रेगमेंट है उसी की जो लेंथ है उसके बेसिस पे किसी पर्सन का जो डीएनए प्रोफाइल है वो तैयार करना है। तो ये जो डीएनए प्रोब होते हैं, डीएनए प्रोब क्या करेंगे, जो ये डीएनए है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट है, ये जो डालों की मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए अब ये आपने प्रोब तैयार कर लिए, कई सारे प्रोब होंगे यहाँ पे ये, ठीक है। अब इसको हम पहले तो हटा देते हैं। तो आपने जो स्पेसिफिक वीएनटीआर कट करके निकाला था, जो आपने सीक्वेंस डिसाइड की थी, उसी की जो कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब है वो आपने पहले से तैयार कर रखा था, ठीक है ना। इसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल होंगे उस डीएनए के, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन थी, नायलॉन की मेम्ब्रेन, इसको आपने इसमें डिप कर दिया, इसमें इसको डिप कर देते हैं। ये जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है, जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है, इसके पास में क्या है, डीएनए के फ्रेगमेंट है। कुछ जो फ्रेगमेंट है ये छोटे हैं, कुछ फ्रेगमेंट थोड़े बड़े हैं, कुछ फ्रेगमेंट और ज़्यादा बड़े हैं। इनके पास में क्या प्रेजेंट है, वीएनटीआर। वीएनटीआर का जो रिपीटिशन है वो वेरी करता है। इसके पास मान लेते हैं कितने हैं, 30 रिपीटिशन है, तो 30 जो प्रोब है वो इससे बाइंड कर जाएंगे। इसके पास रिपीटिशन कितनी बार है, 50 टाइम, तो 50 जो प्रोब है वो बाइंड करेंगे। इसके पास रिपीटिशन कितनी बार मिल रहा है, 100 टाइम, तो 100 जो प्रोब है वो क्या करेंगे, इससे बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि भाई प्रोब होना ज़रूरी है। भाई जब तक प्रोब हमारे पास में नहीं होगा तो जो डीएनए है, ऐसा तो है नहीं कि डीएनए की कोई सीक्वेंस हमें दिखाई दे रही है तो उस सीक्वेंस के बेसिस पे हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, एंड मतलब उसको हम डायरेक्ट जो सीक्वेंस है उसको हम यहाँ पे विजुअलाइज नहीं करते हैं। बस होता क्या है यहाँ पे कि भाई इसमें रिपीटेशन कम थे, इसमें 30 टाइम रिपीटेशन है, तो 30 जो प्रोब है वो बाइंड कर गए। इसमें 50 रिपीटेशन, 50 प्रोब बाइंड कर गए। इसमें 100 रिपीटेशन, तो क्या होगा, जो 100 प्रोब है वो इस पर बाइंड कर चुके हैं। अब क्योंकि ये जो प्रोब है वो कैसे हैं, ये रेडियो एक्टिव है, तो इनसे क्या निकलेगी, रेडिएशन निकलेगी, एंड वो जो रेडिएशन निकलती है उसको हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो उसकी वजह से अब जो डीएनए है वो हो चुका है कैसा, डबल स्टैंडर्ड। तो अब देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये वाला जो फ्रेगमेंट है इस पे रिपीटिशन ज़्यादा है, मान लेते हैं कि इस पे 3 प्रोब बाइंड किए हैं, एक प्रोब ये है, एक प्रोब ये है। अब एक्चुअल में तो खैर जो रिपीटिशन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, डायग्राम में उससे चीज़ें पॉसिबल नहीं है। 3 प्रोब हमने बाइंड कर लिए इस पे मान लेते हैं कि 2 बार रिपीटिशन है, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक तो प्रोब ये रहा और एक प्रोब इस पे ये बाइंड कर गया, ये इस पे मान लेते हैं कि भाई एक ही प्रोब बाइंड किया है, ये। तो जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट था नायलॉन की मेम्ब्रेन पे वो कैसा हो चुका है, अब डबल स्टैंडर्ड हो चुका है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किसने किया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब ने। एंड जो डीएनए प्रोब है इसकी जो सीक्वेंस है वो हमें पहले से पता है, क्योंकि हमें ये पता है कि किस वीएनटीआर को हमने निकाला है। तो वो जो वीएनटीआर है उसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो हमने तैयार कर चुके हैं, पहले से ही तैयार कर चुके होते हैं। अब ये जो प्रोब है एक्चुअल में यही डिटेक्ट करता है कि कहाँ कहाँ पे वो जो स्पेसिफिक जो मिनी सैटेलाइट है या जो वीएनटीआर है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, भाई यहाँ पे फ्रेगमेंट तो कई सारे होते हैं। अब कई सारे फ्रेगमेंट, जैसे हमने डिस्कस किया था, कई सारे फ्रेगमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास में कोई वीएनटीआर नहीं होता है।
तो जहाँ पे भी VNTR है वहाँ पे तो प्रोब बाइंड कर जाएंगे। एंड कई सारे डीएनए के फ्रेगमेंट यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिन पे कोई भी जो प्रोब है वो बाइंड नहीं करेगा। भाई जब VNTR ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो प्रोब है उसको अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं मिलेगी। एंड जब प्रोब को कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं मिलेगी तो वो बाइंड भी नहीं करेगा। तो प्रोब केवल कहाँ पे बाइंड करता है? जो VNTR वाला सेक्शन है। तो यानी कि ऐसे डीएनए के फ्रेगमेंट जिनके पास में क्या प्रेजेंट है, VNTR प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रोब बाइंड करता है। बाकी जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है ना, उनको एक तरह से अवॉइड कर देता है। अब ये जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है, इस पे जो डीएनए है वो कैसा हो चुका है? डबल स्टैंडर्ड। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको हम यहाँ से निकालते हैं, इस मेम्ब्रेन को। तो देखिए यहाँ पे ये तो है नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन। ये मान लेते हैं क्या है? नायलॉन की मेम्ब्रेन है। एंड इस पे प्रेजेंट है हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। जो डीएनए है इनका क्या हो चुका है? हाइब्रिडाइजेशन। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर जो है ये काफ़ी बड़ा वाला सेगमेंट है, मतलब इसमें रिपीटिशन ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा रिपीटिशन होंगे उतने ही जो VNTR है वो बाइंड करेंगे। हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो है 3 रिपीटिशन है, तो 3 जो यहाँ पे डीएनए प्रोब है, सॉरी, ये बाइंड कर जाएंगे। एंड यहाँ पे रिपीटिशन 2 बार है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 जो डीएनए प्रोब है ये बाइंड कर जाएंगे। जितनी बार रिपीटिशन मिलेगा उतने ही जो डीएनए प्रोब है ये बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। तो जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है इस पे प्रेजेंट है क्या? ये हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। अब देखिए क्या होता है, अब आता है इसके अंदर लास्ट स्टेप। इसको हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। इसको हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें देखिए क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन है जिसपे ये जो डीएनए प्रेजेंट है, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए, इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं हम किसको? एक्सरे फिल्म को। तो ये नायलॉन की मेम्ब्रेन है, इसके बिल्कुल कांटेक्ट में इस तरह से लेके आएंगे किसको? एक्सरे फिल्म को। देखिए ये क्या है? रेडियो एक्टिव डीएनए है। जो डीएनए प्रोब है कैसा है? ये है रेडियो एक्टिव। इससे क्या निकलती हैं? रेडिएशन। तो जैसे ही हम एक्सरे फिल्म को इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे तो यहाँ से क्या निकल रही है? जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन की वजह से जो एक्सरे फिल्म है वहाँ पे स्पेसिफिक साइज के जो बैंड हैं उनका फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्योंकि जो रिपीटिशन है ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे इतने सारे प्रोब बाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ से क्या होगा? जो बैंड बनेगा वो बड़ा बनेगा। यहाँ पे कम प्रोब है तो बैंड छोटा बनेगा। यहाँ पे और कम प्रोब है तो जो बैंड है वो छोटा बनेगा। देखिए इसके अंदर होता क्या है, यहाँ पे जैसे ये तो रही नायलॉन की मेम्ब्रेन, नायलॉन मेम्ब्रेन। एंड ये फिर से बना देते हैं हम डीएनए। जो डीएनए है ये कैसा है? हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है। डीएनए कैसा है? हाइब्रिडाइज्ड। इस पे ये डीएनए प्रोब अटैच्ड है। इस पे प्रेजेंट है ये डीएनए प्रोब। इस पे मान लेते हैं सिंगल प्रोब अटैच। ये इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं, मतलब डार्क रूम के अंदर इसको किया जाता है। इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं किसको? हम एक्सरे फिल्म को। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जो एक्सरे फिल्म है ये, इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं किसको? एक्सरे फिल्म को। ये एक्सरे फिल्म को, जो एक्सरे फिल्म है इसको लेके आएंगे इसके कांटेक्ट में। डार्क रूम के अंदर जो एक्सरे फिल्म है मतलब इसको डेवलप किया जाता है। जैसे ही एक्सरे फिल्म से कांटेक्ट में आएगी, भाई यहाँ से क्या निकल रही है? रेडिएशन। तो जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन जब स्ट्राइक करेंगी एक्सरे फिल्म पे, तो एक्सरे फिल्म पे क्या बन जाएंगे? बैंड बन जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे तो प्रोब ज़्यादा है तो बड़ा बैंड बनेगा, मतलब इसके सामने जो एक्सरे फिल्म का जो पार्ट आएगा वहाँ पे बड़ा सेगमेंट, बड़ा बैंड बनेगा। यहाँ पे प्रोब क्या है? कम है, छोटा बैंड बनेगा। यहाँ पे प्रोब और कम है तो और छोटा बैंड बनेगा। इसी को हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी। तो फाइनली जो है ये जो एक्सरे फिल्म है, ये जो हमने बनाई है एक्चुअल में, ये क्या है? एक्सरे फिल्म। ये जो है ये बनाई है हमने एक्सरे फिल्म। तो फाइनली ये जो एक्सरे फिल्म है इस पे हमें मिलते हैं क्या? बैंड पैटर्न।
जो एक्सरे फिल्म है इस पे हमें मिलते हैं बैंड पैटर्न, ये रही एक्सरे फिल्म। अब इस पे हमें मिलते हैं क्या, बैंड पैटर्न। जैसे यहाँ पे प्रोब ज़्यादा थे तो क्या होगा, यहाँ पे जो है ये बड़ा बैंड बन गया, क्योंकि ज़्यादा जो एरिया था रेडिएशन की वजह से, ज़्यादा जो मतलब रेडिएशन है यहाँ पे स्ट्राइक हुई है तो बड़ा बैंड बन गया। कम प्रोब थे तो छोटा बैंड बन गया इससे, और कम प्रोब थे तो और छोटा बैंड बन गया ये। तो ये जो एक्सरे फिल्म पे ये जो बैंड का पैटर्न है इसी को हम बोलते हैं क्या, डीएनए प्रोफाइल। ठीक है ना, ये जो है ये जो एक्सरे फिल्म है ये क्या, एक्सरे फिल्म। इस पे ये जो बैंड्स बनते हैं, ये जो बैंड्स बनते हैं इस पे ये जो बैंड्स बनते हैं, जो बैंड पैटर्न है, जो बैंड पैटर्न है इसी को हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में, डीएनए प्रोफाइल। डीएनए प्रोफाइल। इसी के बेसिस पे जो पर्सन है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए जो बैंड पैटर्न बनता है ये हर एक पर्सन का स्पेसिफिक बनेगा, एंड एक पर्सन की किसी भी सेल से लेंगे तो बिल्कुल इसी टाइप का बैंड पैटर्न बनेगा। क्योंकि आपने देखिए वीएनटीआर तो हमें पहले से ही फिक्स कर चुके हैं कि कौन सा वीएनटीआर हमें निकालना है एंड कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हमें यूज़ करना है। तो जब भी हम उस एंजाइम को यूज़ करेंगे तो वो जो वीएनटीआर को कट करके निकालेगा तो बिल्कुल उसी साइज के जो वीएनटीआर है किसी एक पर्सन के डीएनए से कट होके आएंगे। जब हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करेंगे तो बिल्कुल सेम टाइप से उनका क्या होगा, सेपरेशन होगा। फिर हम करेंगे उसका डिनेचुरेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी सडन ब्लोटिंग करेंगे तो जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो आ जाएंगे किस पे, नायलॉन की मेम्ब्रेन पे। एंड फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे उसका हाइब्रिडेशन करेंगे एंड फिर करेंगे क्या, ऑटो रेडियोग्राफी। तो जो बैंड पैटर्न यहाँ पे बनते हैं वो हर एक पर्सन के स्पेसिफिक होंगे, एंड एक पर्सन की किसी भी सेल से लेके आप जब इसके स्पेसिफिक वीएनटीआर का जब डीएनए प्रोफाइल तैयार करेंगे सेम टाइप के बैंड बनेंगे। तो इनको मैच किया जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक पर्सन का डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए प्रोफाइल। टेक्निक काफ़ी सिंपल है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बस वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो डीएनए है उसका सैंपल लेंगे। ठीक है ना, आपने सैंपल लिया, सैंपल में से क्या किया आपने, जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया या उसको आइसोलेट कर लिया। अब उसको लेने के बाद में पहले आपने डिसाइड किया कि एक्चुअल में अब वो डिसाइडेड रहता है कि किस टाइप का जो वीएनटीआर है उसको हमें कट करके निकालना है, क्योंकि हमें तो आज की डेट में तो पूरी सीक्वेंस पता है क्या। तो कौन सा वीएनटीआर हमें निकालना है, उसके दोनों तरफ कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइड या कौन सी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है ये भी हमें पता है। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इसको कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज करके कट करता है ये भी हमें पता है। तो हम क्या करते हैं कि वो जो एंजाइम है उसको यूज़ करते हैं। वो जो एंजाइम है वो क्या करेगा, वो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जहाँ भी उसको वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेगी उसको वो कट कर देगा। अब होता क्या है कि हमारे जीनोम के अंदर कोई एक टाइप की जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो भी कई जगह मिलती है। तो जो एंजाइम है डीएनए के अंदर कई सारे कट लगा देगा तो डीएनए के कई सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। इसमें से कुछ फ्रेगमेंट तो ऐसे होंगे जिनके पास में वो स्पेसिफिक वीएनटीआर है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिसको हम डिटेक्ट करेंगे। एंड कई सारे फ्रेगमेंट ऐसे भी बन जाते हैं जिनके पास में कोई वीएनटीआर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे सेपरेट करने के लिए टेक्निक कौन सी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इस टेक्निक की मदद से जो डीएनए के फ्रेगमेंट है इनको हम लेंथ वाइज सेपरेट कर देते हैं। ठीक है ना, ये तो गया सेपरेशन। उसके बाद में करेंगे क्या, डीएनए का डीनेचुरेशन। जो डीएनए है इसको डबल स्ट्रैंड से कन्वर्ट करेंगे किसमें, सिंगल स्ट्रैंड में। सिंगल स्ट्रैंड में हो गया। अब क्या करेंगे, जो डीएनए है क्योंकि जो एग्रोस जेल है ये काफ़ी फ्रेजाइल है, कभी भी ये ब्रेक हो सकता है। तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट है इनको एग्रोस जेल का जो ब्लॉक आपने बनाया है वहाँ से ट्रांसफर करेंगे किसी सॉलिड सपोर्ट पे। एंड ये सॉलिड सपोर्ट है ये होता है मेनली क्या, नायलॉन की मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सदर्न ब्लोटिंग। आपने ब्लोटिंग कर ली, सडन ब्लोटिंग। इसके बाद में क्या होगा, ये जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है इसके पास में आ चुके हैं क्या, डीएनए बिल्कुल उसी सीक्वेंस में अरेंज है जिस सीक्वेंस में ये एगरोस के जेल के अंदर प्रेजेंट थे। अब ये जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है इस काम करते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इसमें जो डीएनए प्रेजेंट है हमने क्या कर रखा है, जो वीएनटीआर हमने निकाला, क्योंकि हमें पहले से पता है कि किस वीएनटीआर को हमने कट करके निकाला है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब हमने पहले तैयार कर रखा है। अब कई सारे जो प्रोब है, मतलब एक तरह का सॉल्यूशन आता है इसका, जो सॉल्यूशन है उसको लेते हैं कंटेनर में
एंड ये जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है जिस पे क्या अटैच्ड है, डीएनए के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रेगमेंट जिस पे अटैच्ड हैं, उस नायलॉन की मेम्ब्रेन को हम डिप कर देते हैं रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब के सॉल्यूशन में। अब क्योंकि जो नायलॉन की मेम्ब्रेन उस पर जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट प्रेजेंट हैं, उनमें जो वीएनटीआर का रिपीटिशन है वो अलग अलग है, कहीं पर रिपीटिशन ज़्यादा है, कहीं पर रिपीटिशन कम है। तो भाई जो प्रोब है, प्रोब एक्चुअल में अटैच होगा किससे, वीएनटीआर से। जहाँ भी उसको अपना वो कॉम्प्लीमेंट्री जो सिक्वेंस है वो मिलेगी, वहाँ पे वो अटैच हो जाएगा। तो जहाँ पर रिपीटिशन ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोब बाइंड कर जाएंगे, जहाँ पर रिपीटिशन कम है, कम प्रोब बाइंड करेंगे, और जहाँ पे वीएनटीआर है ही नहीं, मतलब कोई रिपीटिशन ही नहीं है, वहाँ पे कोई भी प्रोब बाइंड नहीं करेगा। अब ये जो मेम्ब्रेन थी नायलॉन की, इसको हम वहाँ से निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा हम ड्राई कर लेते हैं। अब हम करते हैं क्या इसमें, ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है जिसके पास में हाइब्रिडाइज्ड डीएनए प्रेजेंट है, या जो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब अब प्रेजेंट है, अब देखिए यहाँ से क्या निकल रही है, रेडिएशन, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीएनए है तो ये रेडिएशन को इमिट करेगा। अब डार्क रूम के अंदर हम जो एक्सरे फिल्म है उसको डेवलप करते हैं। तो जो नायलॉन की मेम्ब्रेन है उस पर अटैच्ड है क्या, डीएनए प्रोब, ठीक है ना। एक्सरे फिल्म को इसके कांटेक्ट में लेके आते हैं, इस तरह से, इस तरह से कांटेक्ट में लाएंगे, फिर इसको हम हटा देंगे। तो जहाँ पे ज़्यादा रिपीटिशन थे तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोब बाइंड हुए हैं, और ज़्यादा प्रोब अगर बाइंड हुए तो ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी तो बड़ा बैंड बनेगा। जहाँ पे कम रिपीटिशन थे, कम प्रोब बाइंड हुए हैं तो कम रेडिएशन निकलेंगी तो छोटा बैंड बनेगा। जहाँ पे और कम रिपीटिशन थे वहाँ पे और कम प्रोब बाइंड हुए हैं और कम वहाँ से रेडिएशन निकलेंगी तो और छोटा बैंड बनेगा। तो जो एक्सरे फिल्म है उसको जब हम डेवलप करते हैं तो उस पर हमें इस तरह का ये बैंड पैटर्न मिलता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्सन का डीएनए प्रोफाइल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई सीक्वेंस देख के हम मैच कर रहे हैं, बस यहाँ पे जो डीएनए प्रोब था, जो सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब था, उसकी मदद से बस हमने ये पता कर लिया कि भाई वो जो वीएनटीआर है उसका कितना रिपीटिशन है। अब क्योंकि हमें ये पता है कि हर एक पर्सन के अंदर वीएनटीआर का जो रिपीटिशन है वो कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है, तो वो जो एक तरह से उसकी स्पेसिफिसिटी है उसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं किसी पर्सन का डीएनए प्रोफाइल तैयार करने में। तो उस पर्सन का जब भी आप उसी टाइप के वीएनटीआर के लिए जब भी आप डीएनए प्रोफाइल तैयार करेंगे तो पैटर्न कैसा आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो पर्सन है उसका डीएनए प्रोफाइल तैयार करते हैं, इसी के बेसिस पे जो पर्सन है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये हो गया इसके पूरे प्रोसेस के बारे में। एनसीईआरटी के अंदर खैर काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है, तो उसको पढ़ने के बाद में कई सारे जो डाउट है वो दिमाग में रहते हैं। कुछ जो हमने स्टेप यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिए हुए हैं, लेकिन पूरी कहानी अगर आप यहाँ पर समझ चुके हैं तो अब एनसीईआरटी के अंदर जो शॉर्ट में वो दिया हुआ है वो सारी जो पिक्चर है वो आपको क्लियर हो जाएगी। ये तो हो गया इसमें प्रोसीजर के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फर्स्ट है इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ unknown person, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन पर्सन। कोई अननोन पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइल। तो कोई मान, जैसे सिंपल सी बात है, कोई मान लीजिए क्रिमिनल है, तो जो क्राइम साइट थी वहाँ पे हमें कुछ सैंपल मिला, वो जो सैंपल मिला था उसका हमने डीएनए प्रोफाइल तैयार किया। अब वो जो क्रिमिनल था मान लीजिए उसका हमने डायरेक्ट डीएनए सैंपल लिया, उसका भी हमने तैयार किया गया डीएनए प्रोफाइल। तो डीएनए प्रोफाइल अगर बिल्कुल उसका मैच कर गया है, इसका मतलब ये है कि क्राइम साइट पे जो डीएनए सैंपल मिला था वो उसी पर्सन का था। तो इस तरह से जो कोई अननोन पर्सन या स्पेसिफिकली जो क्रिमिनल होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि भाई डीएनए प्रोफाइल हमेशा सेम ही बनेगा, चाहे आपको वहाँ पे ब्लड मिला हो, चाहे आपको वहाँ पे हेयर बेस मिला हो। हमारी बॉडी की सारी जो सेल है उनके अंदर डीएनए कैसा है, सेम है। तो किसी भी सेल को लेके जो डीएनए प्रोफाइल बनाएंगे वो बाकी की सेल से बनने वाला जो डीएनए प्रोफाइल है उससे मैच करेगा। डीएनए सब में सेम है, सभी सेल में, हमारी बॉडी की हर एक सेल में डीएनए सेम है।
तो हर एक सेल से जो डीएनए प्रोफाइल बनता है वो भी कैसा बनेगा, सेम बनेगा। ठीक, तो इसमें ये है। तो मेनली जो क्रिमिनल होता है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो, एग्जाम्पल के लिए कोई क्रिमिनल है, उसके आइडेंटिफिकेशन में इससे हेल्प मिलती है। मतलब इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है कि यहाँ से अगर कोई रिजल्ट आ गया तो फिर तो उसको एक तरह से लीगली माना जाता है। मतलब यहाँ से एक तरह से कंफर्म हो जाएगा कि डीएनए प्रोफाइल मैच कर गया, तो फिर कोई डाउट यहाँ पर नहीं बचता है, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। इसके अलावा पैटर्निटी टेस्ट, किसी प्रोजेनी के मान लीजिए बायोलॉजिकल जो पेरेंट है उनके बारे में पता करना है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं कि इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं मेल पेरेंट एंड ये फीमेल पेरेंट। जो मेल पेरेंट है इसमें मान लेते हैं ये रहा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, ये रहा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का ये पेयर होगा। ठीक है, एंड जो फीमेल पेरेंट है इसमें ही मान लेते हैं जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है उसका ये हमने पेयर बनाया है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का ये पेयर। अब देखिए मान लेते हैं कि इनके पास में कोई VNTR है, जैसे जो VNTR है ये बना लेते हैं 1 2 3 4 5 टाइम रिपीट है, और इस पे 1 2 3, क्योंकि जो VNTR का रिपीटिशन है इवन जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनमें भी वेरी कर सकता है एंड करता भी है। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक VNTR 5 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 बार रिपीट है। यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है वो 3 4 5 6 टाइम रिपीट है, एंड यहाँ पे जो है वो 2 टाइम रिपीट है। ठीक है, ये हमने बनाया क्या, फर्स्ट पेयर मेल पेरेंट का फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम का, फीमेल पेरेंट का भी है क्रोमोसोम का फर्स्ट पेयर। अब बात कर लेते हैं हम प्रोजेनी के बारे में। ठीक है, ठीक है, जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट होगा यानी कि उसका जो पेयर होगा, ऑब्वियसली बात है एक क्रोमोसोम तो यहाँ से आएगा एंड एक क्रोमोसोम यहाँ से आएगा। तो प्रोजेनी के पास में जैसे मान लेते हैं कि जो प्रोजेनी है उसके पास में ये रहा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का पेयर। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है इन दोनों में से एक जो क्रोमोसोम है वो आएगा मेल पेरेंट से एंड एक क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, फीमेल पेरेंट से। तो मान लेते हैं कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये तो आ गया ये, एंड ये वाला जो क्रोमोसोम है मान लेते हैं ये आया है मदर से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये जो है इसमें कितने रिपीटिशन थे, 1 2 3, तो यहाँ पे वो VNTR का जो रिपीटिशन है इसके इस क्रोमोसोम पे वो 3 बार मिलेगा, एंड ये वाला जो क्रोमोसोम था इस पे रिपीटिशन कितनी बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि भाई जो क्रोमोसोम है वो तो पेरेंट से ही आना है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, जो प्रोजेनी है इसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट है उनके बारे में पता कर सकते हैं। भाई इस प्रोजेनी के जैसे मान लीजिए हमने क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट लिया, क्रोमोसोम नंबर जो फर्स्ट है मतलब उसका जो पेयर है, यहाँ से हमने किसी स्पेसिफिक VNTR को कट करके निकाला, एंड वही जो VNTR है उसको हम कट करेंगे उसके पेरेंट से भी। तो जैसे जो प्रोजेनी के अंदर जैसे यहाँ पे 3 बार रिपीटिशन है एंड यहाँ पे 2 बार रिपीटिशन है। ठीक है, अब जो पेरेंट है मेल पेरेंट, जो मेल पेरेंट है वहाँ से भी उसी VNTR को कट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे रिपीटिशन कितनी बार है, 5 टाइम, एंड इस पर कितना है 3 टाइम। यहाँ पर रिपीटिशन कितना है 6 टाइम, यहाँ पे कितना रिपीटिशन है 2 टाइम। तो सिंपल सी बात है, एक चलो बैंड पैटर्न इसका आ जाएगा, एक बैंड पैटर्न इसका आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे जो बैंड बना वो काफ़ी बड़ा बना क्योंकि 5 रिपीटिशन, यहाँ पे जो बैंड बना वो थोड़ा छोटा बना क्योंकि रिपीटिशन कितने हैं, 3 रिपीटिशन। यहाँ पे बैंड काफ़ी बड़ा बना इसमें क्योंकि कितने हैं 6 रिपीटिशन। यहाँ पे बैंड छोटा बना क्योंकि कितने रिपीटिशन है, 2 रिपीटिशन। तो सिंपल सी बात यह है कि प्रोजेनी का जब डीएनए प्रोफाइल तैयार किया तो वहाँ पे भी जो बैंड है, देखिए बैंड जैसे मान लेते हैं यहाँ से कि भाई 2 बैंड बने, एक तो 3 रिपीटिशन वाला बैंड बना और एक कौन सा बना, 2 रिपीटिशन वाला बैंड। तो एक जो बैंड है वो किससे मैच करेगा, पेरेंट से, क्योंकि भाई VNTR तो यहीं से है, मतलब क्रोमोसोम तो यहीं से आया है तो वही VNTR होगा। जो यहाँ पे VNTR है वही जो VNTR है वो प्रोजेनी के पास में प्रेजेंट है। सिंपल सी बात ये है कि प्रोजेनी के अंदर जो भी बैंड पैटर्न बनेंगे, क्योंकि प्रोजेनी के पास में क्रोमोसोम किससे आए हैं, पेरेंट से आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो बैंड पैटर्न पेरेंट में बनेंगे
वही जो बैंड पैटर्न है वो प्रोजेनी के अंदर भी बनेंगे। मतलब प्रोजेनी का हर एक जो बैंड पैटर्न होगा या तो वो फादर से मैच होगा या फिर वो मदर से मैच होगा। जैसे कि इस वाले क्रोमोसोम से जब मान लीजिए इसका जब डीएनए मतलब इसको कट करके जब निकाला तो उसका जो बैंड पैटर्न बना, तो ये वाला जो बैंड पैटर्न बनेगा इसका वो किससे मैच होगा? वो मैच होगा फादर से, क्योंकि फादर के पास में ये वाला क्रोमोसोम था, यहाँ से आया है। एंड इस वाले क्रोमोसोम से जब वीएनटीआर कट करके निकाला और जो फाइनली जब बैंड पैटर्न बना, तो ये वाला जो बैंड पैटर्न है ये किससे मैच होगा? ये मैच होगा मदर से। तो प्रोजेनी में जो भी बैंड पैटर्न बनेंगे, कुछ बैंड पैटर्न तो मैच होंगे किससे? फादर से। एंड कुछ जो बैंड पैटर्न है वो किससे मैच होंगे? मदर से। मतलब प्रोजेनी के जो बैंड पैटर्न है एक तरह से उनकी जो लिमिट है वो डिसाइड करेंगे कौन? पेरेंट। तो इनके जो बैंड पैटर्न है, मतलब सिंपल सी बात ये कि इनका जो जेनेटिक प्रोफाइल है, प्रोजेनी का जो जेनेटिक प्रोफाइल होगा इसको मैच कर सकते हैं हम पेरेंट से, मेल पेरेंट से, मतलब फादर से एंड मदर से। तो ऑब्वियसली बात है कुछ जो बैंड पैटर्न है वो फादर से मैच होंगे, कुछ जो बैंड पैटर्न है वो किससे मैच होंगे? मदर से मैच होंगे। पहली बात तो ये। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोजेनी है उसको हम उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट है, जो उसके फादर हैं, जो मदर है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पता कर सकते हैं कि इस प्रोजेनी के बायोलॉजिकल पेरेंट यही है या नहीं है। सारे जो इसके बैंड पैटर्न है वो मैच हो जाएंगे, या तो फादर से या फिर मदर से। दूसरी बात, हमने बात की थी कि भाई जो डीएनए प्रोफाइलिंग है ये बड़ी एग्जैक्ट होती है, बड़ी एक्यूरेट होती है, किसी दूसरे पर्सन से मैच नहीं करती है। इवन जो ब्रदर सिस्टर हैं उनमें भी ये मैच नहीं होता है। अब देखिए ब्रदर सिस्टर में आपस में मैच क्यों नहीं होता है? जब मान लीजिए जो प्रोजेनी है ये कोई मेल प्रोजेनी है, अब इसी का हम लेते हैं कोई ब्रदर। अब जैसे इसमें ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का हमने पेयर बनाया है, अब इसी का हम कोई ब्रदर ले लें तो उसके अंदर भी क्या होगा? ये मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का ये पेयर। हम ये देख रहे हैं कि पेरेंट सेम होते हुए भी जो प्रोजेनी है उनके जो मतलब डीएनए प्रोफाइल है वो बिल्कुल मैच, थोड़े बहुत मैच हो सकते हैं खैर, लेकिन पूरी तरह से 100% मैच क्यों नहीं होता है? जैसे इस वाली प्रोजेनी के अंदर जो ये फर्स्ट का पेयर है, एक क्रोमोसोम तो ये वाला आया एंड ये वाला क्रोमोसोम ये रहा, लेकिन ये जो मान लेते हैं ये जो है ये इसका ब्रदर है, तो ये जो है इसके पास में ये भी तो हो सकता है कि एक तो ये वाला आ जाए और एक ये वाला आ जाए। तो जो फादर से आ गया ये वाला क्रोमोसोम, एंड फादर से जब ये वाला क्रोमोसोम आ गया इसके पास में, फादर से जब ये वाला क्रोमोसोम आ गया इस प्रोजेनी के पास में, तो कितना हो गया ये? इस पे तो 5 टाइम रिपीटेशन है, 1 2 3 4 5। एंड मदर से आए ये वाला क्रोमोसोम, तो इसमें कितना है? 6 टाइम रिपीटेशन है, 1 2 3 4 5 6। तो भाई इस वाली प्रोजेनी का जब हम बैंड पैटर्न, जब डीएनए प्रोफाइल तैयार करेंगे तो उसमें तो जो बैंड है वो काफ़ी छोटे आएंगे, लेकिन उसी का जो ब्रदर है उसका जब हम डीएनए प्रोफाइल तैयार करेंगे तो इसमें जो बैंड पैटर्न बनेगा वो तो बड़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन ज़्यादा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो सेम जो पेरेंट है उनके जो प्रोजेनी होती है उनका भी जो डीएनए प्रोफाइल है वो क्यों अलग अलग आता है। एंड चलो मान लेते हैं यहाँ पर अगर आप ये भी मान लें कि ये दोनों मतलब जैसे ये दोनों क्रोमोसोम आए थे इस प्रोजेनी के अंदर, वही दोनों क्रोमोसोम इसमें भी आ जाए, ठीक है, तो चलो यहाँ पर तो मैच कर जाएंगे। लेकिन ये हमने बात करी है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट के बारे में। भाई फर्स्ट में मैच कर भी गया हो सकता है, तो सेकंड में मैच नहीं करेगा, थर्ड वाले में मैच नहीं करेगा, या फोर्थ में मैच नहीं करेगा। कहने वाला सिंपल सा ये है क्योंकि ऐसा नहीं कि हम किसी एक क्रोमोसोम का ही लेते हैं, वो तो हमने समझने के लिए यहाँ पर देखा है। जो सेम टाइप की जो कॉमन मतलब जो वीएनटीआर सीक्वेंस है वो कई क्रोमोसोम में मिलती है, तो कई सारे क्रोमोसोम पे वो जो वीएनटीआर प्रेजेंट है उसको मैच किया जाता है। तो इसलिए ये बिल्कुल 100% मैच नहीं होगा। 100% मैच आता है केवल किसके केस में? मोनोजाइगोटिक ट्विंस के केस में। अदरवाइज चाहे ब्रदर्स हो, चाहे सिस्टर्स हो, चाहे ब्रदर सिस्टर हो, किसी के अंदर ये पूरी तरह से मैच नहीं होता है। हाँ बस ये आइडिया जरूर लग जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ जो बैंड पैटर्न है वो मैच हो जाएंगे तो यहाँ से थोड़ा बहुत ये आइडिया लगाया सकता है कि हाँ ये ब्रदर्स हैं या ये आपस में सिस्टर्स हैं या ब्रदर सिस्टर्स हैं, ठीक है। एंड जो पेरेंट के जो बैंड पैटर्न है वो एक तरह से लिमिट डिसाइड करेंगे कि प्रोजेनी के अंदर जो बैंड पैटर्न है वो कौन से आएंगे। भाई इन पेरेंट की जो भी प्रोजेनी होंगी, इनका जब भी आप डीएनए प्रोफाइल तैयार करेंगे तो इनके जो भी बैंड पैटर्न बनेंगे वो आएंगे कहाँ से? पेरेंट से। तो इनके जो भी बैंड पैटर्न है वो दोनों में से किसी न किसी जो पेरेंट है उससे मैच होंगे। कुछ बैंड पैटर्न मैच होंगे मेल पेरेंट से, कुछ जो बैंड पैटर्न है मैच होंगे किससे? फीमेल पेरेंट्स, ठीक है।
तो ये हो चुका है इसमें एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस था, जो उसकी टेक्निक थी, उसके बारे में पूरा हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।